हेलो स्टूडेंट्स, आई माई सेल्फ इज़ डॉक्टर संतोष भंडारी और आज हम हमारा जो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसका टॉपिक प्लेज यानी कि गिरवी के अनुबंध के बारे में स्टडी कर रहे हैं। प्लेज इज़ अ काइंड ऑफ बेलमेंट। प्लेज इज़ ऑल्सो नोन एज पॉन। इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 172 of the Indian Contract Act 1872. Now, it is a special kind of bailment, and by pledge we mean bailment of goods as a security for the repayment of the debt or loan, advance or performance of an obligation of a promise. The person who pledged the goods as security is known as a pledger or pawner, and the person in whose favor the goods are pledged is known as the pledgee और pawnee। यानी कि हम जो आज ये पढ़ रहे हैं गिरवी का अनुबंध, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें सेक्शन 172 में गिरवी की परिभाषा दे रखी है कि जब किसी माल का निक्षेप किसी ऋण या वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में किया जाता है तो उसे गिरवी कहते हैं। यह एक सामान्य शब्द है जिसे आप देखते हो कि हम अपने लाइफ में बहुत सी बार इस शब्द से ये शब्द हमारे सामने आता है गिरवी, और एक ये बहुत ही कॉमन सा शब्द है कि जब किसी माल का निक्षेप किसी ऋण के भुगतान या किसी अनुबंध के पालन के लिए जमानत के रूप में दिया जाता है तो उसे हम गिरवी कहते हैं। जैसे कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, मैंने क्या किया है, जमानत के रूप में अब मेरे पास जो सोना था वो एक्स के पास रखा है और उसने बदले में मुझे जो है 1,00,000 रुपया दिया है। तो ये जो मेरा और उसके बीच का अनुबंध है, यह अनुबंध कहलाता है गिरवी का अनुबंध। इसमें दो व्यक्ति होते हैं, तो जो व्यक्ति अपनी वस्तु गिरवी रखता है उसे गिरवी रखने वाला या गिरवी कर्ता कहते हैं, और जिस व्यक्ति के पास में इस प्रकार का माल गिरवी रखा जाता है उसे गिरवी रख लेने वाला या गिरवी ग्राही कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति वस्तु को गिरवी रखता है वह तो गिरवी कर्ता, और जिस व्यक्ति के पास में वस्तु गिरवी रखी जाती है वह गिरवी ग्राही कहा जाता है। जैसे मैंने बैंक से उधार लिया और बदले में मेरे गहने बैंक में रखे हैं, तो मैं तो हो गई गिरवी कर्ता और बैंक क्या हो गई है, गिरवी ग्राही। नाउ एसेंशियल ऑफ अ प्लेज, यानी कि जो गिरवी है उसके आवश्यक जो तत्व हैं वह क्या क्या होंगे। प्लेज इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ bailment, therefore all the essentials of bailment are also the essential of the pledge. Apart from that the other essentials of pledge are, यानी कि निक्षेप का जो अनुबंध है, जो गिरवी का अनुबंध है वो पहले किसका अनुबंध बनता है, निक्षेप का अनुबंध बनता है। इसलिए गिरवी के अनुबंध में एक निक्षेप अनुबंध के सभी तत्व मौजूद होते हैं और इसके साथ साथ उसमें और कई तत्व भी होते हैं। There shall be a bailment for security against payment or performance of the promise. The subject matter of pledge is goods. Goods pledge for shall be in existence, यानी कि जो गुड्स हम रख रहे हैं गिरवी वह वास्तव में मौजूद होना चाहिए। There shall be delivery of goods from pledger to pledgee. There is no transfer of ownership in case of pledge. अब हम इसे देखें कि ये कौन कौन से तत्व हैं जो गिरवी अनुबंध में होने आवश्यक हैं। सबसे पहला है जमानत के लिए निक्षेप। गिरवी जमानत के लिए निक्षेप होता है। यह किसी ऋण के भुगतान या वचन के पालन के लिए दी गई जमानत हेतु निक्षेप है। इसी के साथ साथ गिरवी किसका होगा, सिर्फ माल की ही हो सकती है। माल में सभी चल संपत्तियां सम्मिलित होती हैं। इसी तरह से माल कैसा होगा, विद्यमान माल।
यदि माल का निर्माण नहीं हुआ है, उत्पादन नहीं हुआ है, तो ऐसे माल की गिरवी नहीं कहीं रखी जा सकती है। यानी कि गिरवी किसका होगा? सिर्फ वस्तु का, माल का होगा, और ऐसा माल वर्तमान में मौजूद होना भी आवश्यक है, तभी उसकी गिरवी की जा सकेगी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वह है माल के हस्तांतरण या माल की सुपुर्दगी। गिरवी के अनुबंध में माल का अधिकार का हस्तांतरण होना भी आवश्यक है। चाहे माल के भौतिक अधिकार का हस्तांतरण नहीं हो, किंतु वैधानिक अधिकार का हस्तांतरण होना आवश्यक है। इसी तरह से माल का हस्तांतरण रचनात्मक, सांकेतिक किसी भी रूप में हो सकता है। तो उसे हम कहेंगे कि यहाँ पर गिरवी के अनुबंध में क्या किया जाता है? माल का हस्तांतरण किया जाता है, माल के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जाता है। माल का मालिक तो वही व्यक्ति रहता है जिसका माल है, लेकिन वह क्योंकि वह उधार ले रहा है तो अपने माल को किसी दूसरे व्यक्ति के पास में हस्तांतरित कर रहा है। इसमें अनुबंध के अंतर्गत माल के अधिकार का स्वेच्छा से हस्तांतरण होता है। इसमें माल के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है। इसी के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि गिरवी रखी जाने वाले माल की सुपुर्दगी और धन का भुगतान एक साथ किया जाए, यह आवश्यक नहीं है। धन का भुगतान बाद में भी किया जा सकता है। इसमें जमानत पर रखी गई संपत्ति पर गिरवीग्राही का अन्य ऋणदाताओं की तुलना में पूर्वाधिकार होता है। यानी कि अगर वह व्यक्ति दिवालिया हो जाता है तो जिस व्यक्ति के पास वस्तु रखी है उसको उस वस्तु पर पूर्वाधिकार या प्रेफरेंस प्राप्त होता है कि जब उस संपत्ति का निस्तारण होगा तो उसे उसका अधिकार मिल जाएगा। गिरवी रखी गई संपत्ति की सीमा तक सुरक्षित ऋणदार होता है, यानी कि वह सिक्योर्ड क्रेडिटर के रूप में काम करता है। So we can say that in the case of right of जो है हमारा pledge, इसमें consideration is always there. Pledgee has the right to sell the goods. Pledgee cannot use the goods pledge. The purpose of pledge good is to act as security for repayment of debt or the performance. Now rights of the pawner, यानी कि गिरवी जो हमारा है, गिरवी ग्राही है, या हम कहें यहाँ पे गिरवी करता है जो, उसके क्या क्या अधिकार हैं। As per section 177 of Contract Act 1872, the pawner has the right to redeem. By this we mean that on the repayment of debt or the performance of the promise, the pawner can redeem the goods or property pledged from the pawnee before the pawnee makes the actual sale. The right of redemption is exhausted only once the actual sale is done by the pawnee as per the rights under section 156. Now we will study about the right of the pawner. माल का जो है हमारा पावनर है उसे क्या अधिकार होता है? माल को पुनः प्राप्त करने का अधिकार। जो हमारा गिरवी करता है उसका सबसे पहला अधिकार यह है कि वह गिरवी रखे गए माल को बकाया ऋणों, ब्याज तथा खर्चे का भुगतान करके प्राप्त कर सकता है। सेकंड, उसका क्या अधिकार है? क्षतिपूर्ति करवाने का अधिकार। यदि गिरवीग्राही ने माल की उचित देखभाल नहीं की है और गिरवी रखी गई वस्तु को क्षति पहुंचती है तो उसे वह जो है उससे उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। विक्रय की दशा में यदि अधिक राशि प्राप्त होती है तो उसे वह राशि भी प्राप्त करने का अधिकार होता है। यदि ऋण का उचित समय पर भुगतान नहीं किया जाता है और गिरवीग्राही गिरवी रखे हुए माल को बेच देता है तो विक्रय राशि में से ऋण की बकाया राशि घटाने के बाद शेष राशि उसे प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसी के साथ साथ उसे अगर कोई वृद्धि या लाभ होता है तो उस वृद्धि या लाभ को भी वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है।
और एक जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वह है कि प्रत्येक गिरवीकर्ता एक ऋणी होता है जो जमानत रखकर ऋण लेता है। अतः देश के सामान्य कानून के अनुसार एक ऋणी के अधिकारों का उपयोग करने का उसे अधिकार होता है। नाउ द राइट्स ऑफ द पावनी, यानी कि जो हमारा ये कहेंगे हम इसको, हमारा जो गिरवी ग्राही है उसके क्या क्या राइट्स हैं, उसके क्या क्या अधिकार हैं। तो उसका सबसे पहला अधिकार होता है माल पर ग्रहणाधिकार। गिरवी ग्राही का ये है सबसे पहला अधिकार यही है कि वह क्या कर सकता है, गिरवी रखे गए माल को जो है अपने पास में रोक सकता है। किस कारण से रोक सकता है? ऋण के भुगतान का वचन के निष्पादन के लिए अगर कोई ब्याज की राशि है उसका भुगतान नहीं हुआ है तो वह वस्तु को अपने पास में रोक सकता है। माल को रखने या सुरक्षित रखने के लिए अगर कोई उसके द्वारा खर्चे किए गए हैं, उस खर्चों का भुगतान उसे प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वह वस्तु को अपने पास में रोक रख सकता है। इसी के साथ एक जो हमारा गिरवी ग्राही है, पावनी है, उसे क्या अधिकार प्राप्त होता है कि बाद में भी यदि कोई ऋण लिया गया है उसके लिए भी उसे माल को रोकने का अधिकार है। कि जैसे जब गिरवीकर्ता माल गिरवी रखने के बाद गिरवी ग्राही से और ऋण लेता है तो गिरवी ग्राही को किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में यह अधिकार है कि वह इस बाद वाले ऋण का भुगतान होने तक माल को अपने पास में रोक सकता है। इसी के साथ साथ जो हमारा पावनी है उसे क्या अधिकार है? राइट टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी expenses. Now, according to section 175, the expenses occurred by Pawni on the preservation of goods pledged can be recovered from the Pawner. यानी कि एक जो असाधारण व्यय हैं, गिरवी ग्राही ने गिरवी रखे गए माल के संबंध में किसी प्रकार के असाधारण व्यय किए हैं तो वह गिरवीकर्ता से इन व्ययों को प्राप्त कर सकता है। राइट टू रिटेन द गुड्स, माल को अपने पास में रोके रखना, जिसके बारे में हमने अभी स्टडी किया था सेक्शन 173 और 174 में, कि इफ़ द पावनर फेल्स टू पे द पेमेंट ऑफ द डेब्ट और डज नॉट परफॉर्म एज पर द प्रॉमिस मेड, द पावनी हैज़ द राइट टू रिटेन द गुड्स प्लेज एज सिक्योरिटी। यानी कि माल को अपने पास में उसे रोकने का अधिकार है, जिसे हम ग्रहणाधिकार कहते हैं। इसी के साथ साथ बाद में लिए गए ऋण के लिए भी उसे माल को रोकने का अधिकार है। द राइट ऑफ सूट टू प्रोक्योर डेब्ट एंड सेल ऑफ प्लेज्ड गुड, यानी कि जो गिरवीकर्ता ने माल लिया है अगर वह गिरवी की राशि नहीं चुका रहा है तो गिरवीकर्ता पर वाद प्रस्तुत करने का भी उसे अधिकार है। यदि गिरवीकर्ता अपने ऋण का भुगतान या वचन का पालन नहीं करता है तो गिरवी ग्राही उस पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। इसके साथ ही वह गिरवी रखे गए माल को जमानत के रूप में रोक रखने का भी अधिकार रखता है। एंड ही हैज़ ऑल्सो राइट टू सेल ऑफ द प्लेज्ड गुड ऑन फेलियर टू मेक रीपेमेंट टू पावनी ऑफ डेब्ट। द पावनी हैज़ टू राइट्स, आइदर टू इनिशिएट सूट प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम और सेल द गुड्स। In the former case, the pawnee retained the goods with himself as collateral security and initiate the court's proceeding. He need not provide any notice of such proceedings to the pawnee. यानी कि वह क्या कर सकता है, माल को बेच भी सकता है कि यदि गिरवीग्राही गिरवीकर्ता पर वाद प्रस्तुत नहीं करना चाहता है तो गिरवीग्राही गिरवी के माल का विक्रय भी कर सकता है। किंतु जो गिरवीग्राही है माल के विक्रय से पूर्व उसे इसकी सूचना गिरवीकर्ता को देने के लिए बाध्य है, किंतु गिरवीग्राही किसी भी दशा में माल बेचने के लिए बाध्य नहीं होता है। इसी के साथ साथ उसे और क्या अधिकार प्राप्त है कि शेष राशि प्राप्त करने का अधिकार। यदि माल बेचने से भी गिरवीग्राही की संपूर्ण राशि का भुगतान नहीं होता है तो गिरवीग्राही क्या कर सकता है, शेष देय राशि को गिरवीकर्ता से वसूल कर सकता है। यानी कि गिरवीग्राही किसी भी
वस्तु को जो कि उसने गिरवी रखी है, अगर उससे संबंधित व्यय उसे प्राप्त नहीं हुए हैं, ब्याज की राशि है वो प्राप्त नहीं हुई है, या कोई उसने खर्चा किया है उस वस्तु पर वह प्राप्त नहीं हुई है, ऐसी स्थिति में उसे वह माल को रोककर और राशि वसूलने का, गिरवीकर्ता से राशि वसूल करने का अधिकार होता है। थैंक यू।